नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो काफ़ी कुछ आज हमें इसमें कवर करना है, कुछ और टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे। तो जो जो चीज़ें आज हमें पढ़नी है मैं क्विक ग्लांस दे देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे और किस तरीके से सेकंड लॉ को हम 3 इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है, उसको समझेंगे, एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। फिर क्लोसिस स्टेटमेंट क्या होता है उसको हम समझेंगे, एंड हाउ दिस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लोसिस स्टेटमेंट दे आर इक्विवेलेंट, उस चीज़ को हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहिए। फिर उसके बाद हम एंट्रोपी स्टेटमेंट, तो 3 स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है ना, हमें जो पढ़ने हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। उसके बाद परपेचुअल मोशन मशीन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इट इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की, ठीक है ना। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हमने पढ़ा था, इट्स अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है कोई भी नेचुरल प्रोसेस हो रहा है तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज स्टेटेड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इट स्टेट्स दैट हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज यूज टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड और टू डू वर्क, है ना। मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखते थे, सपोज डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम, है ना, देन सम ऑफ हीट विल बी यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सम ऑफ द एनर्जी विल बी यूज्ड टू बाय द सिस्टम, ठीक है ना, टू डू वर्क। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा है ना। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हमने कवर की थी। तो कुछ लिमिटेशंस क्या क्या थी इसकी, कि ये नहीं बताता कि वेदर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, जो हीट का फ्लो होगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। हम जानते हैं, ठीक है ना, हीट क्या होता है, हीट फ्लो होती है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, है ना, ये डायरेक्शन होती है हीट की, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। लेकिन फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता, फर्स्ट लॉ तो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता देगा। अब कहने का मतलब देखो क्या है, अब सपोज कोई कोल्ड बॉडी भी है ना, अब कोल्ड बॉडी से सपोज 5 जूल ऑफ एनर्जी लॉस्ट हो गई और वो मान लो हॉट बॉडी ने गेन कर ली, समझ में आया। तो यहाँ से लॉस्ट हुई, इसने गेन कर ली, तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यदि मैं लगाऊँ तो वैलिड है। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता तो नहीं है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ एनर्जी होता नहीं है ना, ये आम हम चीज लोग देखते भी हैं इन रियल प्रैक्टिस, समझ में आया। तो लेकिन फर्स्ट लॉ बताता नहीं है बिल्कुल भी, और इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ मच हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। अब हमने हीट तो दे दी सिस्टम को और सिस्टम वर्क परफॉर्म करेगा, तो कितना वर्क सिस्टम परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो सपोज मैंने 8 जूल ऑफ एनर्जी दिया सिस्टम को, है ना, और 3 जूल ऑफ एनर्जी सपोज इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में लग गया और 5 जूल का सिस्टम ने क्या कर दिया, सपोज वर्क कर दिया, ठीक है ना, समझ में आया। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता, ये बताता है कि कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी और कुछ वर्क करेगी। अब वो कितना है, कितना अमाउंट है, वो फर्स्ट लॉ नहीं बताता, ठीक है ना। और इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई हीट फ्लोज, और क्या कारण है कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है ना, रीज़न ये नहीं बताता, ठीक है ना। डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये भी समझ सकते हैं, ठीक, कि अब जैसे सपोज जो प्रोसेस होते हैं, है ना, अब वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होते हैं जनरली। अब जैसे सपोज अब एग होता है ना, एग हो गया, आप एग को ब्रेक करो, समझ में आया, तो एग ब्रेक हो गया, क्या वापस से एग उसी स्टेट में आ सकता है, नहीं। तो क्या ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सो जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, है ना भाई। फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो कुछ एनर्जी दो आप एग को तोड़ने के लिए, एग टूट जाएगा, ठीक है ना, कुछ एनर्जी उसको दो जोड़ने के लिए वो फिर से वैसा आ जाएगा, समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये इन्हीं चीज़ों को की समस्याओं को दूर करने के लिए, तो सच अनआंसर्ड क्वेश्चन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेस, तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं उनकी डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना। एंड लिमिट्स द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्शन, मतलब अब एफिशिएंसी को लिमिट कर देता है ना। अब कहने का मतलब देखो, ये हमें ये भी यहाँ पे बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम वर्क करेगा। अब सपोज 50% एफिशिएंसी आ गया, तो इट मीन्स आपने जितना एनर्जी दिया था, सपोज आपने 10 जूल ऑफ एनर्जी दिया, उस 10 जूल में से 4 जूल एनर्जी ने वर्क किया। तो अब इसने अमाउंट बता दें यहाँ पे, जो कि फर्स्ट लॉ नहीं बता रहा था, ठीक है। सेकंड लॉ इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, तो इरिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट भी सेकंड लॉ इंट्रोड्यूस करता है। तो मोस्ट ऑफ द जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सारे इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे मैंने एग का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना, समझ में आया। आप कुछ भी ले सकते हो, एक सपोज बुक है ना, वो बुक टेबल से गिर गई नीचे सपोज, तो बुक तो टेबल से नीचे गिर गई। अब क्या बुक अपने आप नीचे से टेबल पर आ सकती है, नहीं आ सकती, तो ये क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, समझ में आया। तो ऑल दीज थिंग्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय
एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको हम 3 इक्विवेलेंट फॉर्म में, है ना, बट डिफरेंटली एक्सप्रेस्ड बता सकते हैं। तो द 3 स्टेटमेंट्स विच वी कैन बी यूज्ड टू डिफरेंटली एक्सप्रेस फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ, वो क्या क्या है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लोसिस स्टेटमेंट और एंट्रोपी स्टेटमेंट। समझ में आया? तो ये चीज़ हमें पढ़नी है, तो एक एक करके तीनों स्टेटमेंट को हम समझते हैं। अब देखो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या आता है। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है उन्होंने क्या कहा था, सो दिस इज वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट, कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। समझ में आया? कि कोई ऐसा प्रोसेस है ही नहीं हुज ओनली रिजल्ट इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। अब सपोज हमने 5 जूल ऑफ एनर्जी जो है, एक सपोज कोई भी इंजन है ना, इंजन को दिया सपोज, ठीक है, और वो हमें वर्क कितना करके दे? 5 जूल। ऐसा होता नहीं है ना, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी? डिसिपेट भी होगी, हीट की फॉर्म में हो सकता है, फ्रिक्शन की फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो पहला लोग क्या कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड कन्वर्ट्स ऑल हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अ सिंगल थर्मल रिजर्वियर एंटायरली इनटू वर्क। ठीक है ना, सारा हीट जो एब्जॉर्ब करेगा वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अब देखो, अब जैसे रिजर्वियर है ना, ठीक है, इसने यहाँ से डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट लिया और उतना ये वर्क क्या इंजन परफॉर्म करेगा? नहीं। समझ में आया? यहाँ पर एक और रिजर्वियर होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें वो हीट को क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक है ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज भी होगी, फ्रिक्शन की फॉर्म में हो, थर्मल पॉल्यूशन की फॉर्म में हो, या किसी भी फॉर्म में हो। कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं आएगी। इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ हीट जो है रिजेक्ट होगी कोल्ड रिजर्वियर पे। एफिशिएंसी जो है हमेशा 1 से कम ही आएगी। समझ में? 100% कभी भी नहीं होगी। ठीक है, कोई डाउट है? दिस मीन्स परफेक्ट कन्वर्जन जो है हीट इनटू वर्क इज इन साइक्लिक प्रोसेस इज इम्पॉसिबल। समझ में आया? तो हमेशा मान, इसका मतलब सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया ना, तो कि हम जितना हम हीट देंगे, है ना, उतना ही वर्क में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ लॉस होता है। 10 जूल दिया तो हो सकता है वर्क को 7 जूल का करे, 3 जूल लॉस्ट हो जाए। समझ में आया? तो पहला स्टेटमेंट तो ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जिसको हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। तो देखो एक इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, सोल रिजल्ट, साइक्लिक प्रोसेस, तो ये ध्यान रखना। अब इसको ना एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन समझो एक आइडियल गैस का। ठीक है, तो एक्सपेंड हो रही है, क्या कौन एक्सपेंड हो रहा है? आइडियल गैस एक्सपेंड हो रही है। तो आइडियल गैस के केस में जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊंगा, ठीक है ना, अब देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हम जानते हैं आइडियल गैस के लिए होता है। तो जब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो गया, तो ये तो यहाँ 0 आ गया। तो इस केस में क्या हुआ, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड इज इक्वल टू वर्क। लेकिन यहाँ पे तो आप कहोगे कि ये तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फेल हो गया, एनर्जी जो है सारा किस में कन्वर्ट हो गया? वर्क में। दिस सीम्स लाइक कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, है ना भाई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, हमने एक एग्जांपल लिया तो उससे तो यही पता चल रहा है। तो डज दिस मीन दैट इट वोलेट्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट? भाई क्या इसका मतलब क्या हुआ? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या वोलेट करता है? नहीं करता, बिकॉज इन दिस प्रोसेस जो स्टेट है ना गैस का वो चेंज हो गया, वॉल्यूम क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। समझ में? अब देखो जो कन्वर्जन है ना हीट का इनटू वर्क इज नॉट द सोल रिजल्ट, इट इज नॉट द ओनली प्रोसेस, है ना। प्रोसेस मतलब जो स्टेट है ना, स्टेट ही बदल गई ना, अब वॉल्यूम बढ़ गई, उसकी एक्सपेंशन हुआ है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहता है? नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज ओनली रिजल्ट, है ना, हुज सोल रिजल्ट इज अ कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। ठीक है, समझ में आया? तो हम यहाँ से समझ सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस साइक्लिक नहीं है ना, एक्सपेंशन हुआ बस ए से बी चला गया, स्टेटमेंट साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ से लगता है कि कंप्लीट कन्वर्जन है हीट का वर्क में, और हम समझ लेंगे कि भाई ये तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को इनवैलिड ठहरा रहा है, लेकिन इनवैलिड नहीं है, बिकॉज इन दिस प्रोसेस स्टेट ऑफ द गैस गेट्स चेंज्ड। ठीक है ना, तो यहाँ से हम यही तो समझे जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट प्रोहिबिट्स ओनली दोज प्रोसेस, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट उन्हीं प्रोसेस को मना करता है हुज हीट इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क इन अ साइकिल विद नो अदर अफेक्ट। समझ में? कोई और अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन है एडिशनल अफेक्ट चेंज ऑफ वॉल्यूम, सो इट डज नॉट वोलेट द सेकंड लॉ। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बात करते हैं हम क्लोसिस स्टेटमेंट की।
तो देखो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट क्या कहता है सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर हुज ओनली रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, या दूसरे शब्दों में कहीं कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ कभी भी हीट अपने आप नहीं जाएगी। समझ में आया? यदि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट जा रही है तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ एक्सटर्नल, है ना, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क किया है, किसी की कोई एक्सटर्नल एजेंसी की मदद ली है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक मोटर है ना, या हीट पंप है, मतलब कुछ भी है, अपने तभी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जाता है एनर्जी। समझ में? क्लोजेस्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ रेफ्रिजरेटर या हीट पंप दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क। ठीक है ना, समझ में आया? तो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट सिंपल है, वो ये कहता है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी इज नॉट पॉसिबल। सीधी सी बात है, अपने आप कभी भी हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं जाएगी। ये क्लोजेस्ट स्टेटमेंट है। समझ में आया? तो इम्प्लीकेशंस क्या क्या भाई, स्पॉन्टेनियस हीट जो होती है ना हमेशा हॉटर टू कोल्डर बॉडी ही जाती है। ये एक मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है, हम इसे रियल प्रैक्टिस में हम ऑब्जर्व भी करते हैं। ठीक है, यदि ट्रांसफ़र करना है ना कोल्ड से हॉट, एक्सटर्नल वर्क या किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद हमें लेनी पड़ेगी, जैसे कोई इलेक्ट्रिक मोटर हो, है ना, अपने आप नहीं जाएगी। यदि कोल्ड से हॉट जा रहा है तो हमें एक्सटर्नल एजेंसी की मदद लेनी पड़ेगी, जैसे रेफ्रिजरेटर में एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ होता है। समझ में? तो वॉयलेटिंग दिस वुड मीन अ रेफ्रिजरेटर वर्किंग विदाउट पावर विच इज़ इम्पॉसिबल। भाई कोई यदि कोई कहने लगे कि भाई कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट जा रहा है, तो सीधी सी बात है, क्या ये संभव है? इम्पॉसिबल है। वो तो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट को वॉयलेट कर रहा है। अब देखो ये हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, तो मूवमेंट होगा, पॉसिबल होगा। हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी, अब देखो क्या हो, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ अपने आप जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये क्या है? इम्पॉसिबल सिस्टम है। अब देखो मूवमेंट ऑफ हीट क्या है? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ है। अब यहाँ कोई सिस्टम है ना, इस कोई इलेक्ट्रिक मोटर है जो डब्ल्यू वर्क कर रहा है, जिसकी मदद से कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी जा रहा है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है ना, समझ में? तो ध्यान से समझो कि जो दो स्टेटमेंट हमने देखे ना सेकंड लॉ के, है ना, सीम डिफरेंट, ये अलग लगते हैं, है ना, अनकनेक्टेड, बट दिस इज नॉट ट्रू, दे आर इक्विवेलेंट एंड दे सो आर देयर कंसिक्वेंसेस, उनके कंसिक्वेंसेस भी इक्विवेलेंट होते हैं। कब इसका मतलब देखो क्या है, कुछ देखने से अलग लगते हैं। देखो यदि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाता है तो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट भी इनवैलिड होगा। ये यदि वैलिड है तो ये भी वैलिड होगा। हम इसलिए कहते हैं कि दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। ईच स्टेटमेंट इम्प्लाइज द अदर, है ना, एक स्टेटमेंट दूसरे को इम्प्लाइज करता है, एंड दे आर इक्विवेलेंट। एक इनवैलिड होगा तो दूसरा भी इनवैलिड होगा। इफ वन इज वॉयलेटेड अदर ऑल्सो गेट्स वॉयलेटेड। ठीक है, अब देखो हम इसका इक्विवेलेंस समझते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लोजेस्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा गया है। अब ध्यान से देखो, द इक्विवेलेंस जो है ना केल्विन प्लैंक और क्लोजेस्ट स्टेटमेंट का, इट इम्प्लाइज दैट इफ वन स्टेटमेंट इज अनट्रू द अदर स्टेटमेंट इज अननेसेसरीली अनट्रू। एक गलत है तो दूसरा भी गलत होगा। तो अब हम इसको ना ऐसे समझते हैं, तो केस फर्स्ट ले लेते हैं। मान लो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी गलत होना चाहिए। समझ में? एक केस तो हम ये लेते हैं, फिर हम लेंगे पहले यदि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट गलत है तो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट भी गलत होगा। समझ में? वॉयलेट होगा। तो सबसे पहले केस में हम मान लेते हैं भी वॉयलेशन ऑफ क्लोजेस्ट इंप्लाइज वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक। अब देखो एज्यूम करो कि क्लोजेस्ट स्टेटमेंट फॉल्स है ना भाई, देयर इज अ वॉयलेशन ऑफ क्लोजेस्ट स्टेटमेंट। भाई क्लोजेस्ट स्टेटमेंट हमने मान लिया, चलो भाई मान लेते हैं ये फॉल्स है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कि केल्विन प्लैंक भी फॉल्स है। यदि आ जाता है तो इट मीन्स देयर इज एन इक्विवेलेंस बिटवीन देम। तो क्लोजेस्ट स्टेटमेंट फॉल्स होने का मतलब है हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इन स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट वर्क इनपुट। इसका मतलब यही तो देखो होता नहीं है वैसे ऐसा रियलिटी पे। मान लो भाई क्लोजेस्ट स्टेटमेंट क्या फॉल्स है, तो इसका मतलब भाई क्लोजेस्ट स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब है ठीक है गलत है तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ अपने आप विदाउट एनी इनपुट मान लो एनर्जी जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको समझते हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ क्लोजेस्ट वॉयलेटिंग डिवाइस। एक क्लोजेस्ट वॉयलेटिंग डिवाइस मान लो, देखो ये क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, तो इसने कितना Q2 एनर्जी लिया। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है? अब देखो Q2 एनर्जी लिया और Q2 अमाउंट ऑफ देखो रेफ्रिजरेटर वॉयलेट्स क्लोजेस्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ वेयरएज, मतलब इसको ना थोड़ा सा हम इसको ऐसे समझते हैं। देखो मान लो, देखो इस पर ना हमने कोई वर्क नहीं किया है ना, अपने आप हीट का ट्रांसफर हुआ है। देखो Q2 अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर हो गया, इसने ली कहाँ से? कोल्ड बॉडी से।
कोल्ड बॉडी, ठीक है ना, ये क्या है, हॉट बॉडी। देखो हमने यहाँ कोई वर्क नहीं किया, ये देखो अपने आप एरो देखो, ये कोई रेफ्रिज मान लो, जूम करो, क्लोजेस्ट वॉइलेटिंग डिवाइस है, मतलब एक रेफ्रिजरेटर है दैट ट्रांसफर्स हीट Q2, है ना, फ्रॉम रिजर्वियर टू हॉट रिजर्वियर विदाउट एनी वर्क इनपुट, बिना किसी वर्क इनपुट के। समझ में आ गई बात, ठीक है ना, कोई डाउट है? अब देखो, अब एक हीट इंजन ले लो, ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू रिजर्वियर्स, इन दोनों मतलब उसी रिजर्वियर के बीच में। जो हीट इंजन का काम क्या होता है हम ये जानते हैं, देखो ये वॉइलेट कर रहा है, नहीं ये जो है क्लोसिस स्टेटमेंट जो है उसको वॉइलेट कर रहा है। देखो यहाँ हमने कोई एरो वगैरह मैंने वर्क डन नहीं लगाया है ना, जैसे यहाँ पे जैसे हीट इंजन ने इसने वर्क किया, तो समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसलिए अपने आप प्रोसेस हुआ है। तो अच्छा इसको अब अलग रखो, अब इसको समझ, हीट इंजन ले लो एक। अब एक हीट इंजन ने क्या क्या Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी ली, कुछ वर्क परफॉर्म किया, कितना Q1 माइनस की Q2, और Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने कोल्ड बॉडी को फिर से भेज दी। समझ में आया? तो देखो हम यहाँ से क्या समझे, हीट इंजन जो था ना, हीट इंजन उसने Q1 एनर्जी भाई ली और वर्क कुछ परफॉर्म किया और Q2 एनर्जी रिजेक्ट कर दी, जैसा कि होता है। तो ये तो ठीक है। तो क्लोसिस जो है, क्लोसिस वॉइलेटिंग डिवाइस जो है ये, या ये कहें ये जो हमने ए डिवाइस माना है, ये Q2 हीट क्या रिटर्न कर रहा है, T1 टेम्परेचर को, ठीक है। तो इसका मतलब देखो क्या, समझना ध्यान से। अब मैं ना कंबाइन कर देता हूँ इन दोनों सिस्टम को ना, आप कंबाइन कर दो। तो देखो कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब इस कंबाइन को ना ऐसे समझो, देखो जो हॉट रिजर्वियर है ना, देखो ये क्या है, हॉट रिजर्वियर। तो इसके पास एनर्जी Q2 गई और इसने Q1 एनर्जी रिलीज की। तो हीट जो गेन है वो हीट द हॉट रिजर्वियर लॉस्ट Q1, है ना, इससे निकली है ना एनर्जी Q1, और गेंड कितना, इस Q2 गेन हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। तो नेट लॉस कितना होगा, Q1 माइनस की Q2। अब देखो कोल्ड रिजर्वियर की यदि बात की तो इसने Q2 दी थी और Q2 ही वापस इसके पास आ गई। समझ में आया? तो कोल्ड रिजर्वियर के पास नेट चेंज कितना है एनर्जी का, 0, है ना। तो कोल्ड रिजर्वियर की तो यहाँ कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आया? मैं इसको एक पूरा एक कंबाइंड सिस्टम मानता हूँ, तो कंपोजिट इंजन होगा। तो मुझे देखो सेकंड वाले T2 टेम्परेचर की क्या जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें तो कोई हीट का नेट गेन लॉस हो ही नहीं रहा है, तो उसको हटा दिया। तो जब कंपोजिट इंजन की बात करेंगे तो T1 टेम्परेचर था ये हॉट बॉडी वाला, तो इसने Q1 माइनस के Q2 क्या ली, एनर्जी ली, है ना, इतना ही तो हीट लॉस हुआ इसका। अच्छा, और वर्क कितना परफॉर्म किया, Q1 माइनस के Q2, और जितना लिया उतना ही इसने परफॉर्म कर दिया। लेकिन ये तो गलत है ना, गलत है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई जितना हीट लेगा उतना ही वर्क परफॉर्म कर देगा। तो ये तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। समझ में आया? देखो मैं यदि इंडिविजुअली देखूंगा, यहाँ इंडिविजुअल देखोगे तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वैलिड है, लेकिन जब मैं कंपोजिट इंजन देखूंगा तो केल्विन स्टेटमेंट क्या हो गया, फेल हो गया। समझ में आया? तो जो कंपोजिट इंजन है वो इट्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो ठीक है ना, तो जो सिस्टम है कंपोजिट इंजन है उसने Q1 माइनस Q2 कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दिया विद नो हीट रिजेक्शन टू एनी रिजर्वियर। कोल्ड रिजर्वियर में तो नेट चेंज 0 आया है, उसको तो कोई हीट गई नहीं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो वॉइलेशन जो है केल्विन, दिस वॉइलेट्स केल्विन प्लैंक। हीट इंजन कैन नॉट कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू वर्क विदाउट रिजेक्टिंग सम हीट। ठीक है ना। बात करते हैं वॉइलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक की। अब देखो, अब यदि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वॉयलेट होता है तो फिर क्लोसिस स्टेटमेंट भी वॉयलेट होगा। तो मान लो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या गलत है, फॉल्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हीट इंजन जो है एक्सट्रैक्ट करेगा हीट सिंगल थर्मल रिजर्वियर से और सारी कन्वर्ट कर देगा वर्क में, है ना, नो हीट इज रिजेक्टेड। तो देखो एक हीट इंजन मान लो, इसने कितना एनर्जी लिया, Q1 एनर्जी लिया, है ना, और उसी को कन्वर्ट कर दिया वर्क में। देखो ठीक है ना, कोई कुछ रिजेक्ट नहीं किया, तो ये हमने केल्विन स्टेटमेंट को फॉल्स मान लिया। कोई डाउट है? ठीक है। अब देखो, तो ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का मैंने बताया, Q1 हीट लिया और सारा उसको कन्वर्ट कर दिया वर्क में। अब इसी वर्क से, है ना, ये जो वर्क ऑब्टेन्ड हुआ है ना, इससे ना हम एक रेफ्रिजरेटर चला देते हैं, लेट अस अज्यूम, है ना। तो ये सपोज हमारे पास रेफ्रिजरेटर है। अब रेफ्रिजरेटर का काम क्या, ये वर्क क्या कर रहा है ना। अब ये रेफ्रिजरेटर हो गया, तो इस रेफ्रिजरेटर ने Q2 अमाउंट ऑफ हीट कोल्ड बॉडी से ली, देखो, है ना, और Q1 अमाउंट, है ना। अब इस पर देखो, इस पर कोई इनपुट कितना वर्क डन है ना, समझ में आया? देखो Q2 अमाउंट दी थी और कुछ वर्क इनपुट किया हमने, तब जाके Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी ने हायर टेम्परेचर पर रिजेक्ट कर दी। तो यही तो है। तो वर्क कितना था आया हमारे पास, Q1 माइनस के Q2 तो है। समझ में आया? तो देखो रेफ्रिजरेटर तभी तो वर्क करता है जब हम उसको कुछ इनपुट देते हैं। ठीक है। अब इसको ना मैं क्या करता हूँ, कंबाइंड डिवाइस मान लेता हूँ। ठीक है ना। तो देखो ये मैंने क्या मान लिया, कंबाइंड डिवाइस। अब इस कंबाइंड डिवाइस का देखो काम क्या हुआ, ध्यान से देखना। देखो ये कंबाइंड डिवाइस हो गया, तो इस कंबाइंड डिवाइस में से देखो कोल्ड बॉडी से कितना हीट गया,
T2, समझ में आया, ठीक है ना, कोई डाउट है? अब इसने Q2 अमाउंट ऑफ हीट किसको रिजेक्ट कर दिया, T1। आप अब ध्यान से देखो, आप कहोगे यहाँ तो Q1 अमाउंट ऑफ, देखो Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या क्या है, रिजेक्ट किया है ना, नहीं, ध्यान से देखो, हमने कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं दिया यहाँ पे, एक्सटर्नल इनपुट हमने नहीं दिया। वो ये जो अब हमने इसको कंबाइंड मान लिया ना, समझ में आया, इसको हमने क्या मान लिया, कंबाइंड सिस्टम मान लिया। तो वो जो वर्क इसको यहाँ मिला है ना रेफ्रिजरेटर को, वो इंटरनल है, हमने बाहर से कुछ नहीं दिया अभी, अब मैं इसको कंबाइंड सिस्टम मान लिया, तो एक्सटर्नल इनपुट वर्क हमने इसको कुछ भी नहीं दिया है, समझ में आया। तो जब एक्सटर्नल इनपुट वर्क हमने इसको कुछ नहीं दिया है, तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट अपने आप जा ही नहीं सकती, समझ में आया। तो इसका मतलब प्रोसेस स्टेटमेंट इज वायलेटेड, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि नो एक्सटर्नल वर्क वाज डन, हीट मूव्ड फ्रॉम कोल्ड टू हॉट ड्यू टू वर्क जनरेटेड विद इन द मशीन, समझ में आया, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। बेशक इंडिविजुअली काम करेंगे, इंडिविजुअली ठीक है, मतलब ये रेफ्रिजरेटर भी इंडिविजुअली वर्क करेगा, लेकिन जब हम इसको कंबाइंड देखेंगे, कंबाइंड इंजन की फॉर्म में देखेंगे, तो इट विल नॉट वर्क, समझ में आया, ठीक है। तो दिस वायलेट्स प्रोसेस स्टेटमेंट, ठीक है ना, समझ में आया। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है, एंट्रोपी स्टेटमेंट। तो दिस इज द यूनिवर्सल स्टेटमेंट एक्चुअली। तो एंट्रोपी देखो आपने ना, अब एंट्रोपी के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन बस जितना ज़रूरी है उतना ही मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपने बेसिकली क्लास 11th में भी एंट्रोपी के बारे में पढ़ा होगा, सबसे पहले केमिस्ट्री की क्लास में, ठीक है ना, फिर उसके बाद फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत आपने ज़रूर पढ़ा होगा एंट्रोपी के बारे में। तो देखो एंट्रोपी क्या होता है एक्चुअली में, डिसऑर्डर है ना, या हम कहे अनसर्टेनिटी इन द सिस्टम, या कहे रेंडमनेस, है ना, समझ में, डिसऑर्डर, अनसर्टेनिटी या रेंडमनेस इन द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। या अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू डू वर्क, वो क्या होती है, एंट्रोपी होती है। तो अभी यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, घबराने वाली बातें हम एंट्रोपी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, बस अभी फिलहाल यहाँ समझो। देखो जैसे मेरे पास कोई सिस्टम हो गया, इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हो क्या रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट है, इधर उधर नहीं, तो लो रेंडमनेस है, समझ में आया। तो रेंडमली इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो एंट्रोपी भी क्या होगी, कम होगी। तो मतलब मोर इज द डिसऑर्डर, मोर इज अनसर्टेनिटी, या मोर इज रेंडमनेस इन द सिस्टम, मोर इज द एंट्रोपी, समझ में आया, ठीक है ना। अभी बस फिलहाल के लिए ही समझो। तो ये जो है ये ज़्यादा ऑर्डर्ड है एक तरीके से, मैं कहूँ, है ना, ठीक है ना, इट इज ऑर्डर्ड फॉर्म, पार्टिकल्स आर, इट लुक्स पार्टिकल्स आर ऑर्डर्ड, है ना, या मैं कहूँ लो डिसऑर्डर है। भाई लो डिसऑर्डर का मतलब क्या होगा, इट मीन्स इट इज ऑर्डर्ड। अब यहाँ थोड़ा सा जब सिस्टम आगे बढ़ा तो देखो इसमें पार्टिकल दूर दूर जाने लगे, है ना, रेंडमनेस बढ़ गई, एक डिसऑर्डर आ गया, यहाँ थोड़ा और दूर दूर जाने लगे। अब देखो पार्टिकल यहाँ एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो दे आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाई रेंडमनेस इज देयर, इट मीन्स हाई एंट्रोपी इज देयर, दे आर हाईली डिसऑर्डर, ठीक है। तो जो हमारा एक्चुअली में यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड है ना, ठीक है ना, इसका जो एंट्रोपी है ना वो इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया। तो जो ये एरो है ना, एरो, टाइम एरो की यदि मैं बात करूं, टाइम एरो, तो टाइम एरो जो फॉरवर्ड है तो वो इंक्रीजिंग एंट्रोपी की तरफ है। तो जो एंट्रोपी में जो चेंज आ रहा है ना, डेल एस है ना, एस फॉर एंट्रोपी, तो वो एंट्रोपी जो है ना हमारे ब्रह्मांड की, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, समझ में आया। यदि हम छोटे पैमाने की बात करें तो देखा हमने पढ़ा कोई सिस्टम हो गया और उसके आसपास की क्या होती है, सराउंडिंग होती है, समझ में आया, है ना। अब जैसे कप ऑफ टी ले लो, ये क्या है, कप ऑफ टी, ठीक है, कप ऑफ टी हो गया और वो सिस्टम हो गया, उसके आसपास की क्या होगी, सराउंडिंग। तो जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, वो हमें एंट्रोपी देगा यूनिवर्स का, या मैं कहूँ टोटल एंट्रोपी देगा, ठीक है ना। तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 0, समझ में आया। तो एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0 एंड चेंज इन एंट्रोपी, देखो परफेक्ट डिफरेंशियल हम लगाते हैं, इट कैन बी 0 और इट कैन बी लेस देन 0। क्या ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखो, ये यूनिवर्सल है, जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, तो इन एनी इरिवर्सिबल या जितने भी मोस्टली नेचुरल प्रोसेस है, टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज इंक्रीजेज। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही है, समझ में आया, ठीक है। तो एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 यानी इट विल इंक्रीज। फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो क्या होता है, कांस्टेंट, किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, समझ में आया। और यदि एंट्रोपी इज लेस देन 0 तो वो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इम्पॉसिबल सिस्टम है, वो प्रोसेस वर्क ही नहीं करेगा, वो प्रोसेस होगा ही नहीं,
समझ में आया? तो एंट्रोपी से हमें एक तरीके से ये भी पता चल जाता है फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, वेदर द प्रोसेस विल टेक प्लेस और नॉट, वेदर एनी रिएक्शन, वेदर एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस विल टेक प्लेस और नॉट। इफ इट्स एंट्रोपी इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव इट मीन्स इट विल नेवर टेक प्लेस। थ्योरेटिकली जब हम निकालें यदि तो नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब प्रोसेस होगा ही नहीं। चेंज इन एंट्रोपी जीरो इट मीन्स प्रोसेस इज रिवर्सिबल, चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स इट इज इरिवर्सिबल। बस आपको इतना ही समझना है और ज़्यादा नहीं समझना है, और एंट्रोपी हम जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। बात करते हैं परपेचुअल मोशन मशीन पीपीएम। तो देखो परपेचुअल मोशन वो मोशन होता है जो हमेशा चलता ही रहे बिना किसी परटर्बेशन के। समझ में आया? कोई भी अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है तो इट विल मूव ऑन, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। क्या ऐसा होता है रियलिटी में? नहीं। समझ में आया? ठीक है ना। तो जो जिस मशीन में परपेचुअल मोशन होता है उनको हम परपेचुअल मोशन मशीन बोलते हैं। तो वो हाइपोथेटिकल मशीन ही तो होगी। क्या कभी कोई मशीन ऐसी चलती रहेगी बिना कोई वर्क किए इंडेफिनेटली विदाउट एनी कंज्यूमिंग एनर्जी? या हम ऐसे कहीं उसको ना, मतलब अब देखो भाई एनर्जी देनी पड़ेगी तभी क्या होगा, वर्क करेगी सिस्टम या कोई भी मशीन। क्या बिना एनर्जी के कोई भी मशीन वर्क करती रहेगी? नहीं। तो ऐसी हाइपोथेटिकल मशीन्स को परपेचुअल मोशन मशीन कहते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में है ना, जो बिना परटर्बेशन के बस वर्क करती रहेंगी, ठीक है। अब ऐसी मशीन एग्जिस्ट नहीं करती तो ऐसी मशीन क्या होती है, इम्पॉसिबल होती है। तो इट्स एक्सिस्टेंस वोलेट द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलाउ ही नहीं करता उनको, है ना। समझ में आया? देखो एक होती है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, एक होती है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। तो फर्स्ट मशीन की यदि बात करूं, है ना, परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड की, तो वो क्या वोलेट करती है, फर्स्ट लॉ, यानी एनर्जी कंजर्वेशन इनवैलिड होता है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रही। जब एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो ही नहीं करेगी तो वो मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, काम ही नहीं करेगी। देखो फर्स्ट मशीन क्या कहती है, फर्स्ट काइंड प्रोड्यूस वर्क विदाउट एनर्जी इनपुट। तो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड क्या काम है, इट प्रोड्यूस वर्क प्रोड्यूस करेगी बिना एनर्जी के। कैसा हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? कोई पूछे भी फर्स्ट काइंड ऑफ मशीन जो है क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी? बिकॉज इट वोलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, है ना, इसलिए इम्पॉसिबल होगा, फर्स्ट मशीन इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। सेकंड काइंड क्या है, सेकंड लॉ को वोलेट करती है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वोलेट करती है। सेकंड मशीन क्या कहते, देखो पहली मशीन तो कहती है कि एनर्जी दो ही नहीं, समझ में, और वो वर्क करती रहेगी, है ना, वर्क करेगी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना एनर्जी के वर्क कैसे करेगा। सेकंड काइंड ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन क्या कहती है कि जितना तुमने एनर्जी दी उतना वर्क कर दिया। ऐसा तो होता ही नहीं है, कुछ एनर्जी डिसिपेट भी होगी, लॉस्ट भी होगी, समझ में आया। तो ये तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट खुद कह रहा है, हो ही नहीं सकता, है ना। तो भाई परपेचुअल मोशन सेकंड मशीन क्या कहती है कि सारा वर्क हीट जो है वर्क में कन्वर्ट कर देगी विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट, विदाउट लॉस्ट ऑफ हीट। ऐसा हो सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल है। एफिशिएंसी कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं होगी, कम ही होगी। सम हीट मस्ट ऑलवेज बी रिजेक्टेड, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ध्यान रखना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।